एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित मिठाई वाला कहानी का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय देखिए। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इससे पहले वे कविता के क्षेत्र में आ चुके थे। वाजपेयी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपनी प्रभावी सृजन कला का परिचय देते हैं। उनके प्रमुख उपन्यास है त्यागमयी पतवार, भूदान, छलना और राय पिथौरा उनके नाटक हैं। कविता संग्रह है ओस की बूंदें। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालोपयोगी साहित्य का सृजन भी किया है एवं संपादन के क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। कहानीकार के रूप में वाजपेयी जी के प्रमुख संग्रह है मधुपर्क, हिलोर, पुष्करिणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे, स्नेह आदि। वाजपेयी जी की कहानियों में मध्यम वर्गीय मानसिक ऊहापोह को विशेष महत्व मिला है। बदलते समाज और बदलते वातावरण एवं नए प्रश्नों और समस्याओं को वाजपेयी जी ने अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कुछ कहानियाँ समाज की विकृत परंपराओं, रूढ़ियों, कुरीतियों आदि को लेकर लिखी हैं, तो कुछ कहानियों में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी, कटुता, अविश्वास, घृणा का सटीक चित्रण हुआ है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं, तो कहीं शरत चंद्र की भावुकता और मार्मिकता मिलती है। वाजपेयी जी की कहानियाँ आकार की दृष्टि से प्राय छोटी होती है, परंतु उनमें व्यंजकता होती है। कथानक अल्प होते हुए भी कहानियाँ तीव्र घटनाक्रम से बांधे रखती है। शीर्षक आकर्षक और व्यंजनात्मक होते हैं। भाषा की स्वाभाविकता और कहने का विशिष्ट ढंग वाजपेयी जी की कहानियों की निजी विशेषता है। अब पाठ परिचय। मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है। बाल सुलभ चपलता, आकर्षण, हट, मन की विविध भंगिमाएं इस कहानी में देखी जा सकती है। यह कहानी मानव मन में छिपे वात्सल्य और उसके समर्पण भाव की जीती जागती कथा है। मानव अपने हृदय के अभाव को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार स्वयं को विश्व से जोड़कर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, इसका प्रकट उदाहरण यह कहानी है। मूल पाठ में देखिए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी ये जो कहानी है, इसमें हम छोटे छोटे प्रश्न बनाकर भी बहुत ही सहज तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो पहला जो है, इसमें खिलौने वाला आता है बच्चों को बहलाने के लिए। फिर है इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकुओं को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देख पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगे। पूछते इचका दाम क्या है? ऑल इचका, मतलब छोटे बच्चे जैसे तुतलाकर बोलते हैं ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर बच्चे फिर उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचा और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता।
राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदले। यानी राय बहादुर नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू है। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो उसने क्या कहा, मेला घोला कैसा छुंदल है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। फिर मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदल है, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौना दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वहीं जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। फिर दूसरा दृश्य देखो कहानी का। 6 महीने बाद की बात है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी था, सो भी 2-2 पैसे। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यहीं 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह अपने खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार वह भी था। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी पहले तो इस कहानी के अंतर्गत खिलौने वाला आता है और फिर आता है मुरलियाँ वाला, और व्यक्ति वो एक ही है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी को सौंथनी की ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली, यानी हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब एकदम खुशी से प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुराए। मन ही मन कहने लगा, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से हैं, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। फिर विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं,
जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो मतलब 2 दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी मुरली है, तुम यहीं ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वहीं देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की? अच्छा वहीं लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा जी से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा जी से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तीसरे दृश्य में देखिए, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्त एकदम प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी वो धीरे धीरे भूलने लगी। फिर देखो चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। 8 मास के बाद की बात है। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब हाथों से जंघा तक के लंबे जो बाल हैं बाहू से। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये तीसरा है, व्यक्ति वो एक ही है। सबसे पहले खिलौने वाला आता है, फिर मुरली वाला आता है, उसके बाद मिठाई वाला आता है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर कर सकती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर?
मिठाई वाला हर्ष मतलब एकदम खुशी से, संशय शंका से और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। आश्चर्य के जो भाव होते हैं, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यहीं खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी कुछ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। इस समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी एकदम कोमल स्वरों में वह वहाँ से निकल गया और बोलने लगा, मिठाई वाला मिठाई वाला। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान पर आधारित मिठाई वाला कहानी जो है, इसका अध्ययन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।